अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी तक जो है हम लोगों ने ये चीज़ समझी कि हम लोग लाइफ किसे कहते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखा, उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ देखा, उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख चुके हैं, और उसके बाद जब हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ देख लिया तो उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू किया इस चीज़ की तरफ कि हम लोग लाइफ किसे कहते हैं। एंड वंस वी हैड डिफाइंड कि हम लोग लाइफ किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना शुरू किया। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको जब हम देखते हैं तो हम लोग ये कहते हैं, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज़ के अंदर मौजूद है तो हम लोग ये कहेंगे कि वो लिविंग है, और अगर ये किसी चीज़ के अंदर मौजूद नहीं है तो हम लोग ये कहेंगे कि ये नॉन लिविंग है। जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी दैट वाज इंट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ लेकिन इंट्रिंसिक, क्योंकि हमने ये कहा कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों ने रिप्रोडक्शन भी देखी। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने रेस्पॉन्सिवनेस और होम्योस्टेसिस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है देख ली। तो आज जो है वो इंशाल्लाह ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद हम लोग जो है लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह उसको जल्दी ही खत्म कर देंगे। तो कल हम लोगों की जहाँ पे बात रुकी थी दैट वाज कॉन्शियसनेस। तो हम लोग जो है वो ये डिस्क्राइब कर रहे थे कि एक जो लिविंग थिंग है, तो उसको जब कोई स्टिमुलस दिया जाएगा, कोई भी एक्सटर्नल क्यू दिया जाएगा, तो वो उसको अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन क्या ये कैरेक्टरिस्टिक हमेशा हम लोग ये कहेंगे कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लिविंग थिंग्स? क्या ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये एक सवाल है। हम लोगों ने एक सिंपल सा क्राइटेरिया दिया था कि हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक लेंगे वो लिविंग के अंदर प्रेजेंट होगा और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर एब्सेंट होगा। तो अगर हम कॉन्शियसनेस या रेस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर तो यह नहीं पाया जाता। लेकिन जब हम इस कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है, क्या सब लिविंग थिंग्स के अंदर कॉन्शियसनेस पाई जाती है? दैट्स अ क्वेश्चन। तो अगर हम लोग देखें, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी वहां पे एक एग्जांपल देकर थी कि जो हमारे कोमा पेशेंट्स होते हैं, देयर आर सम पेशेंट्स जो कि कोमा में होते हैं या जिनको हम लोग ब्रेन डेड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स जो है उनको जो है वो लाइफ सपोर्ट पे रखा जाता है और ये कहा जाता है कि ये लोग जो है वो जिंदा है। ठीक है, बट दे कैन नॉट रेस्पॉन्ड। वो लोग जो है वो कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, लेकिन जिंदा है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कहेंगे? जो ये कोमा पेशेंट है इसको हम लिविंग कहेंगे कि इसको हम नॉन लिविंग कहेंगे? ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक कोमा पेशेंट जो है वो जिंदा है, लेकिन वो रेस्पॉन्सिवनेस शो नहीं कर रहा, या वो कॉन्शियसनेस जो है वो शो नहीं कर रहा। तो हम लोग ये कहेंगे कि रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इवन दो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जिस तरीके से हमने रिप्रोडक्शन के बारे में कहा था कि ये बिलाशुबा बेशक ये एक जो है वो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये कोई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल चुका हूँ, वो 13th जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेटाबॉलिज्म। हमने ये कहा था कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंगल सेल टू मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, सब ऑर्गेनिजम्स जो है वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। ठीक है, और ग्रोथ, जब हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ भी शो करते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं। इसी तरीके से जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ कंसिडर किया जाता है। व्हाट डज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मीन? इट मीन्स दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ either one or more than one cells। ठीक है, सेल से बेसिक जो है वो कोई चीज लाइफ को कंटेन नहीं कर सकती। अब बात आती है वायरसेस की, लेकिन वायरसेस जो है वो सिर्फ कंडीशनली लिविंग है। जब एक वायरस जो है एक सेल को इन्फेक्ट करेगा तब जाके जो है वो कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, एंड दैट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ बिट ऑफ ए मेटाबॉलिज्म। क्योंकि वो क्या करेगा, अपना जो है वो
रिप्रोडक्शन शो करेगा, उसके जो है वो साइकिल्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, वो शो करेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने ऐड की है, दैट इज सेमल्पैरस एंड एटिरोपैरस। ये दो वर्ड्स है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। सेमल्पैरस मींस ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर सेमल्पैरस आर द ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे। और एटिरोपैरस जो है वो मोर देन वंस जो है वो रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमंस जो है, अगर हम देखें कि ह्यूमंस किन में आएंगे, तो ह्यूमंस वुड बी एटिरोपैरस, राइट, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। न्यूट्रिशन मींस कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स या अपना नरिशमेंट कहाँ से लेता है, ठीक है। अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अनदर इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाना, जैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफिक है, मेनली जो भी लोग या जो भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसी और चीज पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो उनको जो है हम लोग हेटेरोट्रॉफिक जो है वो कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जिसके ह्यूमंस जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। इसके बाद जो है वो रेस्पिरेशन जो है, इट सिंपली मींस कि न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी निकालने का प्रोसेस, ठीक है। हम लोग जब ये मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कैटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज से जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकालते हैं। तो दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। हमने जो है रेस्पिरेशन को एज एन एग्जांपल लिया था वहां पे कैटाबॉलिक प्रोसेस का। इसके अलावा जो है वो मूवमेंट आता है, मूवमेंट या जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो लोकोमोशन या मूवमेंट जो है वो शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो बहुत लिमिटेड जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। कई दफा क्या प्लांट्स क्या करते हैं, वो डिस्पर्शन शो करते हैं। प्लांट्स जो है वो छोटे छोटे स्पोर्स निकालते हैं, या जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। एंड दोस पोलन ग्रेन्स जो है वो डिस्पर्शन शो करते हैं। या इसी तरीके से प्लांट जो है वो कुछ लिमिटेड मूवमेंट्स दिखाता है, जैसे उनके जो रूट्स है, उनकी जो ग्रोथ है, दैट आल्सो कैन बी कंसिडर्ड अ मूवमेंट। एंड देयर आर इनडायरेक्ट मूवमेंट्स जो एक प्लांट दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सक्रीशन जो है, इसमें बेसिकली हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अमोनिया है और हमारा यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जिस्म से इन चीजों को निकालता है, अपनी बॉडी से इन चीजों को दूर करता है, बिकॉज दे आर हार्मफुल टू हिज बॉडी, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स। इस पे हम लोग जो है वो एटसेट्रा लिख सकते हैं। इसके अलावा भी चीजें होती है जो एक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है, ठीक है। जब भी फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जब भी वो अपना मेटाबॉलिज्म शो करेंगे तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स तो निकलेंगे, ठीक है। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, इट्स ए बेसिक नीड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहेंगे। होम्योस्टेसिस जो है, होम्योस्टेसिस सिंपली मींस, जो हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, नॉट कल, ठीक है। तो इट्स की अपनी जो कंडीशंस है उनको मेंटेन करके रखना। जिसमें हमने ये चीज देखी थी कि जैसे ह्यूमंस है या जो भी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, राइट। तो ये चीज हमने देखी थी। इवन तो बाहर चाहे कुछ भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो, ह्यूमंस जो है वो 37 डिग्री पे ही अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, जिनको हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जिसके अंदर जो है वो हमारे रेप्टाइल्स जैसे आते हैं, ठीक है। जो हमारे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर इस चीज पे डिपेंड करता है कि इनके एनवायरनमेंट में क्या टेम्परेचर है।
एनवायरनमेंट का जैसा टेम्परेचर होगा वो लोग अपनी बॉडी का वैसा ही टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हमारा हो गया होम्योस्टेसिस। तो हमारा ग्रोथ हो गया, ये हमने डिटेल में कर लिया था। रिप्रोडक्शन हमने डिटेल में कर लिया था। इसके बाद जो है हमने रेस्पॉन्सिवनेस, होम्योस्टेसिस, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी थी। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिटेल में पढ़ा था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमने यहाँ पे एक बेसिक सा आइडिया ले लिया है। सेल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में करेंगे। न्यूट्रिशन और हमारा जो रेस्पिरेशन, ये सारी मूवमेंट, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, ये सारा जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि दीज आर जस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा एडेप्टेशन आता है। एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि बाहर जिस तरीके से कंडीशंस चेंज हो रही है उसके मुकाबले में हम क्या तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जो है वो कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। ठीक है, इवन दो बर्फ नहीं गिर रही, लेकिन जो टेम्परेचर है वो -7 -8 तक पहुंच जाता है, इजीली पहुंच जाता है रात को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो आग जलाते हैं। ठीक है, गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ एन एडेप्टेशन। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अब हम अभी बोलेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं। ठीक है, तो एडेप्टेशन बेसिकली दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन शो करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा कि जो बियर्स होते हैं, बियर्स, ठीक है, भालू, वो क्या करते हैं, वो हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन मतलब जब विंटर्स आएंगे तो ये विंटर के 3 महीने सो जाएंगे। सो दैट्स एन एडेप्टेशन, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है, ये कोई इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म जो है वो एडेप्टेशन में हमारा एवोल्यूशन आता है, जिसमें जो है वो एक ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। ठीक है, बेसिकली डेवलप नहीं करता, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दे विल शो मोर रिप्रोडक्शन, और वो लोग जो है वो इन दी एंड उस माहौल में उभर के आ जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज अवर लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। उसके बाद जो हमारा आता है दैट इज एजिंग एंड डेथ। एजिंग हम कहते हैं कि जब एक इंसान या फिर एक ऑर्गेनिज्म जब वो बना और उसके बाद जब वो पैदा हुआ और वहां से लेकर उसकी मौत तक जो उसका वो स्टेप वाइज डिटोरिएशन होता है, उसके जो ऑर्गन्स है वो दिन ब दिन जो है वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं। देयर इज ए प्रोसेस कि हम लोग जो है वो इंसान जब छोटा होता है तो उसके बाद कुछ एज से जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है वो उसका डिक्लाइन शुरू होना जो है वो शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एजिंग। ठीक है, इनसाइड या आउटसाइड जो भी उसका हो रहा है, जैसे जब स्किन सेल्स जो है वो ओल्ड हो जाती है तो उसको जो है वो झुर्रियां पड़ जाती है, दैट्स अ साइन ऑफ एजिंग। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें डेथ को बताना, व्हाट इज डेथ, डेथ इज बेसिकली जब एक ऑर्गेनिज्म के जो ये जो इसके हमने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है, ये शो करना वो बंद कर देगा। सो दैट वुड बी डेथ। ठीक है, तो डेथ जो है वो बेसिकली दो तरह की है, एक है बायोलॉजिकल डेथ और एक है क्लिनिकल डेथ। व्हाट इज बायोलॉजिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ इज बेसिकली जिसको कुछ लोग जो है वो ब्रेन डेड कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का जो है वो ब्रेन अब काम नहीं कर रहा, या उसके कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके फेल हो रहे हैं एंड देयर इज नो टर्निंग बैक। एक ऑर्गेनिज्म जब ब्रेन डेड हो जाता है, जब एक इंसान ब्रेन डेड हो जाता है, सो देयर इज नो टर्निंग बैक, उसके बाद वो वापस नहीं आ सकता, दैट्स द एंड। ठीक है, तो वो उसकी एक्चुअल में बायोलॉजिकल डेथ होती है। लेकिन क्लिनिकल डेथ हम तब कहते हैं जब एक इंसान की जो है वो हार्ट बीट खत्म हो जाती है, उसका हार्ट अब धड़कना बंद हो गया, उसकी पल्स खत्म हो गई, उसकी जो है वो प्यूपिल की डायलेशन अब नहीं होती, प्यूपिल डायलेशन, और ऐसे सिम्टम्स को हम लोग जो है, जो डॉक्टर एक इंसान के कुछ सिम्टम्स चेक करता है और उसके बाद अगर वो उन सिम्टम्स में ऐसा पाता है कि उसकी हार्ट बीट जो है अब नहीं चल रही, उसकी पल्स नहीं चल रही, उसकी प्यूपिल्स जो है वो डायलेट नहीं हो रही, तो ही सेज कि दिस पर्सन इज नाउ डेड, और उस डेथ को जो है हम लोग क्लिनिकल डेथ कहते हैं। ठीक है, कई बार एक इंसान जो है वो बायोलॉजिकली डेड होता है लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वो क्लिनिकली डेड होता है। ठीक है, तो हम लोग जिस चीज को डेथ कहते हैं दैट्स बेसिकली क्लिनिकल डेथ। ठीक है, बायोलॉजिकल डेथ को जो है वो
हम लोग एज सच डेथ कंसिडर नहीं करते। उसके बाद जो आता है हमारा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज बेसिकली बर्थ से लेकर डेथ तक, और ये जो डेथ है ये दिस शुड बी नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर डेथ तक एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना उसको टाइम निकलता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ह्यूमंस की जो है ऑन एन एवरेज 70 to 80 ईयर्स जो है वो ह्यूमंस का लाइफ स्पैन होता है। दैट मीन्स हम लोग अब ये कहेंगे भाई उसका तो एक्सीडेंट हो गया और वो तो मर गया, वो तो अभी 20 ही साल का था। तो दैट्स नॉट व्हाट डिफाइंस लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि नेचुरल डेथ हो, ठीक है, कोई हादसा ना हो, दिस शुड बी नेचुरल, ठीक है। तो हम लोग जो है उस चीज को लाइफ स्पैन कहते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम। लेकिन ये जो डेथ है वो नेचुरल होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स है जो आपको याद रखने चाहिए, मे बी कभी काम आ जाए। मे फ्लाई जो है एक ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट है, फ्रॉम 30 मिनट्स टू a few days, ठीक है, बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन है। इसके अलावा जो है वो ओशन क्यू हॉग, ओशन क्यू हॉग, इसका जो लाइफ स्पैन है दैट्स 507 ईयर्स, 507 ईयर्स। इसका एवरेज लाइफ स्पैन इज 507 ईयर्स। ओशन क्यू हॉग इज द एनिमल जिसका लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है। इसके अलावा जो है दैट इज ब्रिसल कोन पाइन। ये एक पेड़ है जिसकी एज जो है वो 4950 ईयर्स की बताई जाती है एज ऑफ नाउ। दिस इज द लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ओवरऑल अगर हम देखें ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो मे फ्लाई नाम का जो एक ऑर्गेनिज्म है इसका सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है। एनिमल्स के अंदर जो है ओशन क्यूब हॉग का लाइफ स्पैन समवेयर अराउंड 507 ईयर्स, और प्लांट्स के अंदर जो है वो ब्रिसल कोन पाइन का जो है वो 4950 ईयर्स का लाइफ स्पैन जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा लाइफ और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन, कि हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वो उसके ऊपर फिर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहां तक जो है हम लोगों ने कुछ बेसिक्स समझ लिए, ठीक है, जो मेरे ख्याल से अभी भी एनसीईआरटी के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन फॉर सम रीजन जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। क्योंकि इफ यू लुक एट दिस, हम लोगों ने जो है वो ऑलमोस्ट जो हम 2 साल में जो हमारा सिलेबस होने वाला है हम लोगों ने उसका एक ओवरव्यू ले लिया है। हम लोग एज बायोलॉजिस्ट अब ये चीज समझ सकते हैं कि हम लोग लाइफ आखिर कहते किस चीज को है। हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन लाइफ। हम लोग जो है वो आगे चल के रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो है नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो है एक्सक्रीशन हमें पढ़ना है, हमें जो है वो एडेप्टेशन जिसमें हमें एवोल्यूशन पढ़ना है पूरा, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो है वो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस के लिए हमें जो वो इकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एजिंग एंड डेथ जो है वो हमारा हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसमें हमारा वापस आ जाएगा, लाइफ स्पैन वो भी इसमें वापस आ जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड हैव बीन टू बिगिन विद। हमें ये सारी चीजें स्टडी करनी चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन दे हैव बीन रिमूव्ड फॉर दिस फ्रॉम द सिलेबस। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये पढ़ना ज़रूरी है। अगर एक इंसान को जो है वो बायोलॉजी को समझना है तो बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ सीरीज जहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, और मैं वहाँ पे जो है वो कुछ बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो टच करूंगा, ठीक है। मैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस एक बेसिक आइडिया सा दूंगा और उनका थोड़ा सा ये समझा दूंगा कि हाउ दे आर रेलिवेंट टू बायोलॉजी, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो हम लोग ऐसे कुछ टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिलेटेड है, जो हमें बायोलॉजी में जरूरत लगते हैं, ठीक है। सो कल इंशाल्लाह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।